सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए आज हम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें अपना चैप्टर रहेगा डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो आज का अपना टॉपिक जो है वो रहेगा द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र के बारे में बात करेंगे अपन। तो द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा के लिए अपन शुरुआत करते हैं कि किसी पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां उस पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। किसी पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां उस पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्र केंद्रित माना जा सकता है। नियमित ज्यामितीय आकार की वस्तुएं, यानी वे वस्तुएं जिनकी ज्यामिति जो है वो नियमित होती है, जैसे गोला है, बेलन है, इनके लिए द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके चारों ओर वस्तु जो है वो सममित होती है। एवं अनियमित आकार की वस्तुओं के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति जो है वो उनके वस्तुओं के द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, इसके बारे में ये बात बता रहे हैं कि यदि वस्तु की आकार ज्यामिति नियमित है तो वह बिंदु ले लेंगे जिस बिंदु के चारों ओर वस्तु सममित है, और यदि वस्तु की आकृति या आकार जो है वो नियमित रूप से ज्यामितीय नहीं है तो द्रव्यमान केंद्र जो है वो द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करेगा। अब हम शुरू करते हैं दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, यानी दो कण ले लिए हमने और उन दो कणों का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक चित्र है। इस चित्र में आपको दो द्रव्यमान दिखाई दे रहे हैं। एक द्रव्यमान m1 है, दूसरा द्रव्यमान m2 है। द्रव्यमान m1 की इस बिंदु से दूरी r1 है, m2 की इस बिंदु से दूरी r2 है। तो हमने मान लिया कि इनका जो द्रव्यमान केंद्र है वो यहाँ पे है। इसको हमने CM दे दिया, सेंटर ऑफ मास। और इस सेंटर ऑफ मास की जो इस बिंदु से दूरी है इसे हम संदर्भ बिंदु, मूल बिंदु कह सकते हैं। से दूरी जो है वो कितनी है, RCM है। तो चित्रानुसार माना एक निकाय में दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है एवं किसी समय इनके स्थिति सदिश जो है वो क्रमशः r1 व r2 है। यदि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जो है वो RCM हो तो m1 प्लस m2 RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2। तो यहाँ से RCM आपको मिल जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। समीकरण 2 मिल गई है। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि निकाय का कुल द्रव्यमान एवं द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश का गुणनफल प्रत्येक द्रव्यमान और उसके स्थिति सदिश के गुणनफल के सदिश योग के बराबर होता है। जबकि समीकरण 2 जो है वो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को व्यक्त करती है। तो ये आपके दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र था। अब हम कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र से हमारा तात्पर्य दो से अधिक कणों से है। दो कणों के लिए तो हमने ज्ञात कर लिया है, दो से अधिक कण हो तो उनके लिए द्रव्यमान केंद्र किस प्रकार ज्ञात किया जाता है इसके बारे में है। तो इसके लिए आपको चित्र दिखाई दे रहा है, एक XYZ एक्सिस है, ये मूल बिंदु वो है। तो m1 m2 m3 विभिन्न द्रव्यमान हैं और इन द्रव्यमानों के स्थिति सदिश क्रमशः r1 सदिश r2 सदिश r3 सदिश है। मान लिया इनका जो द्रव्यमान केंद्र है वो MCM है और इसका स्थिति सदिश जो है वो RCM है। तो ये ही थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। माना एक निकाय विभिन्न द्रव्यमानों m1 m2 m3 mn के कणों का समूह है एवं इन कणों के स्थिति सदिश जो है वो क्रमशः r1 r2 r3 rn है।
तो द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश होगा वो निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाएगा। MRCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस 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 MnRn, जितने कण होंगे उस हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ से RCM सामान्य तौर पे आ गया है। ये जो RCM का जो मान है वो इस M को इधर हमने बटा में ले लिया है, और कैपिटल M जो है उसका मान जो है वो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस 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 Mn हो गया है, क्योंकि सभी यहाँ जो कैपिटल M है वो संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान है, जिसे समस्त कणों के द्रव्यमानों के योग के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ जो आपका कैपिटल M है उसको हमने लिख दिया है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस 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 Mn, जितने कण हैं उस हिसाब से। तो संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान आ गया कैपिटल M। तो आपकी जो समीकरण 4 है ये इस समीकरण को लघु रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। RCM बराबर सिग्मा MI/RI, I का मान जो है वो 1 से n तक चेंज हो रहा है, बटा सिग्मा MI, I का मान 1 से n है। सिग्मा का मतलब योग होता है, तो इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ I का जो मान है वो 1 से n तक जा रहा है, और वापस ये जो नीचे MI सिग्मा MI है इसको हम कैपिटल M लिख सकते हैं। ये कैपिटल M, ये M, ये M और ये M, ये चारों एक ही चीज़ है। तो यहाँ इसको हम वापस कैपिटल M लिख सकते हैं, जैसा कि बता रखा है सिग्मा MI बराबर M। तो इस प्रकार समीकरण 6 से हमें द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश मिल जाता है। यदि द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक जो है वो XYZ हो, तो द्रव्यमान केंद्र में स्थिति सदिश को घटकों के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। RCM बराबर XI प्लस YJ प्लस ZK, स्मॉल RI बराबर XI I कैप Y I J कैप और ZI K कैप। इसको हमने समीकरण 7 और 8 दे दी है। तो इस प्रकार निर्देशांकों के जो मान होंगे वो आपको मिल जाएंगे। x निर्देशांक है उसका मान मिल जाएगा M1x1 प्लस M2x2 प्लस प्लस MnXn बटा M1 प्लस M2 प्लस प्लस Mn। y निर्देशांक का मान मिल जाएगा y बराबर M1y1 प्लस M2y2 प्लस प्लस Mn/yn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस प्लस Mn। और z निर्देशांक का मान मिल जाएगा M1z1 प्लस M2z2 प्लस प्लस Mn/Zn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस प्लस Mn। तो यहाँ आपको समीकरण 9 मिल गई है। समीकरण 9 जो है वो द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांकों को व्यक्त करती है। इसके बाद आता है पिंड का द्रव्यमान वितरण। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान वितरण सममित होता है तो पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके चारों ओर वस्तु सममित होती है, जो अपन ने बात पहले की थी स्टार्टिंग में द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा में ही वही बात है। जबकि अनियमित आकार के पिंड के लिए द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश होता है वो निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। नियमित आकार के लिए तो वह बिंदु हो जाएगा जिसके चारों ओर वस्तु सममित है, और अनियमित आकार की पिंड के लिए द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश होगा वो इस सूत्र द्वारा दिया जाएगा। RCM बराबर सिग्मा DM R वेक्टर अपॉन सिग्मा DM, समीकरण 10 दे दी है इसको। और यहाँ DM जो अल्प द्रव्यमान है या द्रव्यमान अल्पांश है, इसको हमने अल्प आयतन या आयतन आवेश घनत्व और अल्प आयतन के रूप में लिखा है। आयतन द्रव्यमान घनत्व आयतन द्रव्यमान घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व नहीं है, आयतन द्रव्यमान घनत्व के रूप में लिखा है। तो RCM का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1/m इंटीग्रेशन r रो r dv। नेक्स्ट अपना आता है द्रव्यमान केंद्र का वेग एवं त्वरण। तो हम जानते हैं कि M1 M2 M3 Mn द्रव्यमानों से बने किसी निकाय के लिए स्थिति सदिश जो है वो द्रव्यमान केंद्र का
स्थिति सदिश होगा और इसका जो मान होगा वो RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 है अपॉन M। समीकरण 12 जो पहले अपन ने की है वही है। इस समीकरण 12 का हम समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं दोनों तरफ। तो इधर तो आपका d/dt RCM हो गया, इधर इसके d/dt हो गया। स्थिति सदिश का जो समय के सापेक्ष अवकलन है वो वेग को दर्शाता है, इसलिए ये VCM हो गया। इस m को हमने बाहर ले लिया है। d/dt M1R1 हो गया, d/dt M2R2, d/dt सब पे आ गया है। नेक्स्ट लाइन में आपका M1 बाहर आ गया, d/dt R1, d/dt R2, d/dt R3 हो गया n पदों के लिए। और यहाँ स्थिति सदिश का जो अवकलन है वो V1, V2, V3 के पदों में आ गया है। तो VCM बराबर 1/m M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस 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 MnVn हो गया है। इसको भी हमने सिग्मा के रूप में लिख दिया है, सिग्मा MIVI। और सिग्मा MIVI को हमने कैपिटल P लिख दिया है, कुल संवेग P, M आपका पहले से चल रहा है। तो VCM जो द्रव्यमान केंद्र का वेग है उसका मान आ गया कैपिटल P अपॉन M, समीकरण 14। यहाँ P जो है वो M1V1 प्लस M2V2 प्लस 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 सभी कणों के लिए है। तो समीकरण 14 से हम द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कर सकते हैं, जबकि समीकरण 15 से समस्त कणों का रेखीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। यदि बाह्य बल की अनुपस्थिति में रेखीय संवेग सुरक्षित रहता है, अतः निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग जो है वो भी नियत रहेगा, अर्थात MVCM जो है वो नियतांक रहेगा। और MVCM नियतांक रहेगा तो VCM भी क्या रहेगा, आपका नियतांक रहेगा। तो समीकरण 14 का पुनः समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं। पुनः समय के सापेक्ष अवकलन करने पे d/dt VCM बराबर 1/m d/dt P हो गया। समीकरण 14 जो पीछे अपने पास थी वही है। m का इधर पक्षांतरण कर देते हैं हम, गुणा में आ गया। और ये वेग का समय के सापेक्ष अवकलन त्वरण को दर्शाता है, तो ये ma हो गया। ये संवेग में परिवर्तन जो है वो बल को दर्शाता है। F एक्सटर्नल है, ये बाह्य बल। तो समीकरण 17 से निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ F एक्सटर्नल जो है वो निकाय पे लग रहा बाह्य बल है, जिसका मान F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस प्लस Fn है, जिसे हम सिग्मा Fi भी लिख सकते हैं। तो F एक्सटर्नल बराबर निकाय के प्रत्येक कण पर लग रहे बाह्य बलों के सदिश योग से तात्पर्य है। यहाँ निकाय के विभिन्न कण युग्मों में क्रिया एवं प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लगने वाले आंतरिक बल जो होते हैं वो शून्य होते हैं। तो समीकरण 17 से स्पष्ट है, जो अभी यहाँ पे आई है, कि द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है कि निकाय का समस्त द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान केंद्र पर संकेंद्रित हो एवं निकाय पर आरोपित बाह्य बल द्रव्यमान केंद्र पर ही कार्य करे। तो इस प्रकार आज हमने द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा, दो कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, n कणों के निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, और इसके अलावा द्रव्यमान केंद्र के वेग और त्वरण के बारे में चर्चा की है। धन्यवाद। आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा। धन्यवाद।